पुलिस के लिए कई बचपना हरकत है, पूरा रामायण पढ़ दिए, हाँ। सीता किसकी जोड़ी पता ही नहीं पते नहीं चला। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब बात लिख दी, हाँ। और उसके बाद लिख दिए क्या कि हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये क्या मतलब है भाई? यहाँ के हॉस्टल संचालक तुम बताओ, कोई नियम कानून, कोई एसओपी नहीं है। नहीं है, भी समझिए वो अपराधी है। अगर उड़न का बेट हो, कोई मोहल्ला का डॉन नहीं रहे तो फिर हॉस्टल चलाना मुश्किल हो जाए। पहली बात, महिलाओं का संगठन सड़क पर उतरी है। लेकिन एक बड़ी बात है, इस केस में कार्तिकेय शर्मा एक्सपोज हो गए। अब सम्राट चौधरी ट्वीट कर दिए, हमने एसआईटी गठित करवा दिया, तो ये वो अपनी जगह है, उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर दे रहा है कि हम वहां पहुंचे थे, एसआईटी उसका रिएक्शन दिखाया। पटना में महिलाओं को लेकर आज वो शिक्षिका की हत्या हो गई है, गलारेत कर हत्या हो गई है, पूर्व शिक्षिका थी। देखिए सड़क पर पुलिस का उतार देना, इससे क्राइम कंट्रोल नहीं होता। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है? अभी दिक्कत क्या है ना, सब मोबाइले पर रह गया है। मोबाइले पर अपराधी भी और अपराध पुलिस भी अनुसंधान कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो नींद की गोली लीक क्यों? बड़ा सवाल ये है। अभी उसके मोबाइल में क्या डिलीट किया है, क्या उसके मोबाइल सीडीआर से लेकर ऐप से लेकर सब कुछ खंगाला जाए। वो हॉस्पिटल पे जा रहा है, वो डॉक्टर पे जा रहा है, वो हॉस्टल के संचालन कौन करता है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों पर ज्यादा वो लोग फोकस कर रहे हैं। नींद की गोली ही खाई, कुछ तो बात हुआ होगा। नहीं, कई परिजनों ने कहा है कि भाई वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे हॉस्टल में, वीआईपी गाड़ी आती थी, तो ये बात परिजन कह रहे हैं, यानी कि पहले से कुछ न कुछ जानकारी थी हॉस्टल के बारे में परिजन को। और कोई गाड़ी घुसेगा तो पूरा मोहल्ला गाड़ी देखेगा कि कोई गाड़ी आया है, और आप हॉस्टल के पास से गाड़ी लगाने का भी जगह, कुछ न कुछ जहानाबाद और पटना के बीच उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो डिप्रेशन में, अनुसंधान का विषय भी है, पुलिस को इन बिंदुओं पर भी देखना चाहिए। हाँ, डिप्रेशन में गई है, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है कोई कार्रवाई करना है तो एसपी से बात करेगा, लेकिन आईजी अगर कहेगा तो तुरंत एक्शन होगा। इसलिए इसके सबसे बड़ा उस लड़की के लिए अगर कुछ उसके साथ हुआ होगा तो विनय कुमार छोड़ने वाले भी नहीं है, और विनय कुमार से कोई सा एविडेंस छूट भी नहीं सकता। उस इलाके के हर थानेदार को जहाँ लड़कियों का हॉस्टल है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ की लड़की वहाँ रह रही है, उसके पूरा मतलब विधिवत रजिस्टर्ड मेंटेन होना चाहिए। बिहार में निर्भया जैसी घटना, और इस घटना के बाद राज्य की सुशासन वाली सरकार पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि इस पूरे मामले में जो परिजन है, या फिर कहें कि जो पीड़ित पक्ष है, न्याय को लेकर अभी भी वो लोग भटक रहे हैं। सवाल न सिर्फ प्रशासन को लेकर है, सवाल हॉस्टल को लेकर है, सवाल हॉस्पिटल को लेकर है, और इन तमाम सवालों का कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। संतोष सर, आपके पास तो क्राइम रिपोर्टिंग का एक लंबा अनुभव भी रहा है, आप पुलिस मुख्यालय और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से कवर करते रहे हैं। जो पटना में निर्भया जैसी घटना को अंजाम दिया गया, और इस पूरे मामले में जो पुलिस की भूमिका है, अब तक कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं दिख रही है जैसी होनी चाहिए। क्या लगता है, परिजन कह रहे हैं कि लीपापोती हो रहा है, क्या लीपापोती हो जाएगा, ऐसा संभव है? क्या आपको अनुभव है? देखिए, परिजन तो सीबीआई जांच की अब मांग करने लगे हैं। हाँ। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस केस में कार्तिकेय शर्मा एक्सपोज हो गया। पटना एसएसपी। और अभी पटना का जो सेटअप है, देखिए पटना ऐसी जगह है जहां अनुभवी पुलिस पदाधिकारियों की जरूरत है, जिनके पास पर्याप्त अनुभव हो, 2-3 जिलों में एसपी के रूप में काम करने का अनुभव हो, ऐसे लोगों की पोस्टिंग होती नहीं है। कार्तिकेय शर्मा मतलब समझिए पूर्णिया के बाद एक जिला शायद और कहीं किए होंगे, इनकी पटना में पोस्टिंग, और पटना में पोस्टिंग हुई, और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, ये बयान देना पुलिस के लिए कई बचपना हरकत है। ये हड़बड़ी भी कह सकते हैं, इसको देना ही नहीं चाहिए। जबकि अगर महिलाओं के मामले में, लड़कियों के मामले में पूरा प्रदेश में एक ये समझ जाइए कि ये एक अलार्म है सोसाइटी को लेकर। खगड़िया में भी यही घटना घटी, याद होगा। लोग गुस्से में आए, घुस गए समाहरणालय में। छपरा में उसी तरीके से घटना हुई, घुस गए समाहरणालय में, मतलब तोड़फोड़ किया। पटना में भी वही स्थिति है। ये सारी चीजें ऐसी है ना जो थोड़ा मैच्योर अधिकारियों को जो दिखना चाहिए, वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है। इसी जल्दबाजी में ये, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ना कि एक है ना हम लोग के यहाँ कहावत,
कि पूरा रामायण पढ़ दिए, हाँ। सीता किसकी जोड़ी पता ही नहीं चला। हाँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब बात लिख दी, हाँ। और उसके बाद लिख दिए क्या कि हो भी सकता है। हो भी सकता है, ये क्या मतलब है भाई? जो दुष्कर्म को लेकर बातें कही गई उसमें, रेप के बारे में जो बोला, हाँ। ऐसा हो भी सकता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ये समस्या का जन्म है। और इसके अलावा देखिए, वो जिस दिन घटना घटी है उससे एक दिन पहले वो घर से आई है, 5 तारीख को घर से आई है वो, और 6 के दोपहर शाम के समय में उसका एक मित्र है लड़की, उसी के पिताजी शायद फोन किए उसको। देखिए, यहाँ के हॉस्टल संचालक तो बदतमीज, कोई नियम कानून, कोई एसओपी नहीं है, वो भी समझिए वो अपराधी है। जो यहाँ पे हॉस्टल चला रहा है लड़की का, मैक्सिमम उस हॉस्टल को संचालक में कोई न कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। हाँ। क्योंकि अब बहुत तरह की चीजें होती हैं, लड़का सब अगर उड़न का भेंट हो, कोई मोहल्ला का डॉन नहीं रहे तो फिर हॉस्टल चलाना मुश्किल है। जो प्रवृत्ति है, कितनों सुशासन बाबू कहले या कानून का राज की बात हो जाए, पटना की व्यवहारिक स्थिति यही है कि अगर जिस मोहल्ला में हॉस्टल लड़कियों का है, उस मोहल्ला का जो लफुआ लड़का है या अपराधी लड़का है, जब तक उसका संरक्षण नहीं रहेगा तब तक उसका हॉस्टल नहीं चलेगा। ये एक व्यवहारिक घटना है, और उसका देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना को एक अलग एंगल दिया जा रहा है, भाई देखिए, डॉक्टर तो अपराधी नहीं है, आप उसको उसके साक्ष्य छुपाने को लेकर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी जो चीजें चल रही हैं, उससे तो उसे यही लग रहा था कि डॉक्टर ही सबसे बड़ा अपराधी है। अब लगा कि भाई हॉस्टल नहीं, डॉक्टर नहीं मार दिया। हाँ, सबसे बड़ा अपराधी है। हाँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वो आना चाहिए कि को जहर का सुई दे दिया गया, या कोई ऐसी दवा दी गई जिसके कारण उसका डेथ कोमा में चला गया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया नहीं है। तो एक पॉलिटिक्स है वो। लेकिन आज एक खास बात ये रही कि महिला संगठन, अभी तक एक खास जाति के लोग इसको लेकर सड़क पर थे, मतलब भूमियारों को लगता था कि मेरी ही बेटी, हाँ, तो है हमारी बेटी के साथ हुआ तो हम अपने लड़ लेंगे। लेकिन पहली बार महिलाओं का संगठन सड़क पर उतरी है आज। तो आज अब और दबाव में प्रशासन नहीं। ये नहीं है कि अब सम्राट चौधरी ट्वीट कर दिए हमने एसआईटी गठित करवा दिया, तो ये वो अपनी जगह है, उसका क्रेडिट पर अंत किशोर दे रहा है कि हम वहां पहुंचे थे, एसआईटी उसका रिएक्शन दिखा यहाँ पे, एसआईटी गठित हो गई। लेकिन सवाल एसआईटी गठित का नहीं है, महिला संगठनों का सड़क पर आने का मतलब है कि पटना में महिलाओं को लेकर आज वो शिक्षिका की हत्या हो गई है, गलारेत कर हत्या हो गई है, पूर्व शिक्षिका थी, पूर्व में थी। ये दिखा रहा है कि अब समाज के क्राइम रोकने की पॉलिसी से लंगड़ा बनाने वाला जो पॉलिसी है, उससे क्राइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो लोग सहज नहीं है। और यहाँ जो लोग योगी मॉडल की बात करते हैं, तो योगी मॉडल जैसे यहाँ कोई इतना बड़ा डॉग थोड़ी है तो किसी को उठा के लेके बाघ को दे दिया, खा जाए बाघ, ऐसी स्थिति नहीं है। कोई सा डॉग नहीं है जो हथियार के जखीरा लेके चल जाए आज के तारीख में बिहार में। ये भी एक चीज है। लेकिन जो रोजाना का क्राइम अपराध है, उसकी पुलिसिंग को लेकर जो तत्परता दिखनी चाहिए, जो पहले दिखती थी, वो नहीं दिखा। देखिए, सड़क पर पुलिस का उतार देना, इससे क्राइम कंट्रोल नहीं होता। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है? अभी दिक्कत क्या है ना, सब मोबाइले पर रह गया है। मोबाइले पर अपराधी भी और अपराध पुलिस भी अनुसंधान कर रही है। उसमें अगर कहीं इस तरीके की चीजें आ गई तो परेशानी हो जाता है। जैसे इसी लड़की निर्भया के मामले में अभी उसके मोबाइल में क्या डिलीट किया है, क्या क्या उसके मोबाइल सीडीआर से लेकर ऐप से लेकर सब कुछ खंगाला जाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज, जैसे उसको मिला कि नींद की गोली के बारे में वो लिख रही थी अपने मोबाइल पर, एक जगह लिखी है कि इसको खाने से लोग मरता भी है क्या, ये सब बातें वो लिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो नींद की गोली लीक क्यों? बड़ा सवाल ये है। अगर उसके साथ वो घटना घटी या नहीं घटी वो तो बात की बात है। घटना नहीं भी घटी, आखिर वो नींद की गोली क्यों ली? क्या ऐसा मुख्य कारण वही है? अनुसंधान भी उसी दिशा पर केंद्रित होना चाहिए
कि आखिर वो लड़की क्यों ली और नींद की गोली कहाँ खरीदी, किस दुकान से ली। वो उसके साथ जो लड़कियां पढ़ती थी उससे पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस के इस मामले में अलग तरीके से महिला एक अधिकारी है और महिला कांस्टेबल वगैरह को उस इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजें दिख नहीं रही जो डे फर्स्ट दिखना चाहिए। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि परिजन कुछ पीड़ित पक्ष है, वो पीड़ा है तो कुछ बात निकल जाएगी, लेकिन एक तबका जो आंदोलन कर रहा है, जो सड़क पर उतर रहा है, वो इन सब बिंदुओं पर फोकस करने के बजाय वो हॉस्पिटल पे जा रहा है, वो डॉक्टर पे जा रहा है, वो हॉस्टल के संचालन कौन करता है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों पर ज्यादा वो लोग फोकस कर रहे हैं। तब तक वो उन सब चीजों पर फोकस करने से मतलब कि असली जड़ पता चल जाएगा, असली कातिल पता चल जाएगा। देखिए, अभी परिजन को फोकस रहना चाहिए कि हमारी बेटी को न्याय, जिम्मेवार कौन है ये पुलिस को अनुसंधान कर दे और पुलिस पर भरोसा कीजिए। अभी पुलिस पर भाभी आपके पास और कोई दूसरा चारा है नहीं, ऑप्शन है नहीं। हाँ, आपके पास कोई एविडेंस हो, आप माँ बाप है, बेटी अभी कभी कुछ इस तरीके की बातचीत की हो तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले इस हॉस्टल में आई थी उनकी बेटी, काफी पहले से बेटी उसकी रह रही है, गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, गोल और इसके बीच के मुश्किल से 1 मिनट की दूरी है। तो गोल में इसका कौन कौन बैचमेट है, क्या कुछ तो हुआ। अभी परीक्षा का सभी अचानक से तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ हुआ। अगर नींद की गोली ही खाई तो कुछ तो बात हुआ होगा। नहीं, कई परिजनों ने कहा है कि भाई वहां पे बड़े बड़े लोग आते थे हॉस्टल में, वीआईपी गाड़ी आती थी, तो ये बात परिजन कह रहे हैं, यानी कि पहले से कुछ ना कुछ जानकारी थी हॉस्टल के बारे में परिजन को। तो आज हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि आज वीडियो भी हम चाहेंगे कि चला दें उसमें कि जो आईजी गए हैं उस हॉस्टल को जांच करने के लिए, राना उसमें गाड़ी कैसे घुसा है, उसके देखने से समझ में आ जाएगा कि जो ये बात कर रहे हैं कि वीआईपी गाड़ी आती थी, लगा रहता, तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुसा है। इतनी छोटी गाड़ी है और कोई गाड़ी घुसेगा तो पूरा मोहल्ला का आदमी देखेगा कि कोई गाड़ी आया है और आप हॉस्टल के पास से गाड़ी लगाने का भी जगह नहीं है। तो वीडियो के सहारे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, इसलिए वो तर्क सही नहीं है। और अगर मान लीजिए हॉस्टल में इस तरीके की चीजें थी तो आप फिर अपने बच्ची को वहां क्यों रखे हुए थे? ये बड़ा सवाल है। आपकी जानकारी में था तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। देखो, कोई भी आज संचालक, कोई एक हॉस्टल तो उसका है नहीं, उसका ये हॉस्टल है, उसके 30 हॉस्टल इस तरीके का है। कोई भी हॉस्टल का संचालक या जो वहां केयर टेकर है, ये काम या तो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है तभी ये काम करेगा। मान लीजिए उसकी मनोवृत्ति होगी, जो इस तरीके का घटना देने वाला, अंजाम देने वाला आदमी की एक खास तरीके की मनोवृत्ति होती है, तो मनोवृत्ति ऐसा रहेगा तो फिर वो कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस बात पर फोकस तमाम उनके परिजन और उनके परिजन जो न्याय चाहते हैं या पूरे बिहार के लोग जो न्याय चाह रहे हैं, उनको इस बात को लेकर फोकस ज्यादा रहना चाहिए कि आखिर हमारी बेटी नशा क्यों खाई, नशा की दवा क्यों खाई, कुछ तो उसके साथ हुआ है। जैसा कि कहा गया कि वो गोली भी ली, वो गोली रूम में पाया गया, ऐसा कहा गया। ठीक है, यही अगर है तो फिर अनुसंधान का ये विषय है ही ना कि वो नशा की गोली क्यों खाई। ऐसा तो नहीं है कि वो एडिक्ट थी, 1 दिन पहले घर से आई है, कुछ ना कुछ जहानाबाद और पटना के बीच उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो डिप्रेशन में गई। अनुसंधान का विषय भी है, पुलिस को इन बिंदुओं पर भी देखना चाहिए। हाँ, डिप्रेशन में गई है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, अब उस डिप्रेशन में जाने की कुछ वजह उनके साथ साथ शारीरिक तौर पर जुर्म उठाया गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर कुछ इमोशनल किसी से रिश्ता हो, उसमें ब्रेकअप हुआ होगा, वो भी हो सकता है, या फिर जिस पर भरोसा वो कर रहा था उसने कुछ दगा दिया अपने, जो आजकल होता है ग्रुप में बहुत सारी चीजें होती है, उस वजह से हर्ट हुआ हो। ये सारी कई बिंदु हैं जिन पर हमें लगता है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए। और इस तरीके की टीम बनी है ना, अब जैसे आईजी जितेंद्र राणा को टीम का हेड बनाया गया, जितेंद्र राणा पटना एसएसपी भी रह चुके हैं और उनको अनुभव, बहुत ढेर सारा अनुभव है। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? पटना पुलिस पहले जांच कर रही थी, अब एसआईटी जांच करेगी, क्योंकि पुलिस के पदाधिकारी सपोर्ट तो वही होगा। तो चूंकि लोग को ये भी जानना चाहिए कि भाई दोनों में फर्क क्या है और किस तरीके से एसआईटी करती है काम। देखिए, पहले एक थाने में ही केस था, थाना प्रभारी केस का आईओ और एसपी को देख रहे थे।
ऐसा नहीं कि सब सारे लोग हट गए होंगे, सारे लोग। लेकिन अब ये मामला आईजी डिसाइड करे, हाँ, किसको गिरफ्तार करना है, किसका क्या एविडेंस को कलेक्ट करना है। और आईजी का मतलब हुआ कि एक पूरा मतलब एसपी के लेवल का अनुभव, आईजी लेवल का अनुभव, तमाम अनुभवों के साथ एक्सपीरियंस बड़ा है उनके पास, एक्सपीरियंस है, सबका अपना सपोर्ट सिस्टम है। अब जैसे पटना आईजी के अंदर नालंदा भी आता है, नालंदा का कोई पुराना जो थाना प्रभारी यहाँ रहा होगा, नालंदा में होगा, हाँ, उस इलाके में, उससे नेटवर्क से चीजें जानकारी मिलेगी उन लोगों को, तो ये सारी चीजें चलेगी। हाँ, इसलिए आईजी स्तर पर देने का मतलब है कि अनुसंधान का दायरा अब बढ़ गया। कहीं अब जहानाबाद भी अगर मान लो कि कोई कार्रवाई करना है तो एसपी से बात करेगा, लेकिन आईजी अगर कहेगा तो तुरंत एक्शन होगा। बिहार में कहीं भी उसको अगर किसी को से पूछताछ के लिए किसी को बुलाना है तो उसमें सहजता से मतलब आईजी लेवल के अधिकारियों का फोन किसी एसपी के पास जाएगा या किसी थानेदार के पास जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जितेंद्र राणा बिहार के कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, उनका अपना भी नेटवर्क है, पटना एसएसपी के रूप में रहे हैं, उस दौर का भी बहुत सारा नेटवर्क है, पटना पुलिसिंग कैसे काम करता है उसका भी अनुभव उनको है, जिससे लाभ मिलेगा। और हमको लगता है कि परिजन को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मामला पूरी तरह पर सामने आएगा, क्योंकि यही नहीं डीजीपी भी बिहार के लोगों का जो भी इस घटना को लेकर जो भी ओपिनियन, मेरा मानना है हम पिछले 20 वर्षों से डीजीपी विनय कुमार के कार्यकाल को देख रहे हैं, डीआईजी से लेके डीजीपी तक, उतना अनुसंधान के मामले में उतना जबरदस्त अप्रोच किसी पुलिस पदाधिकारी नहीं है। इसलिए इसके सबसे बड़ा उस लड़की के लिए अगर कुछ उसके साथ हुआ होगा तो विनय कुमार छोड़ने वाले भी नहीं है, और विनय कुमार से कोई सा एविडेंस छूट भी नहीं सकता है। 31 सवाल लेते हैं परिजनों के लिए, चूंकि जो निर्भया का घटना हुआ हॉस्टल में हुआ और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये हाई प्रोफाइल हो गया और कई दफा मामले दब जाते हैं। पटना का हॉस्टल की जो स्थिति है, कोई एसओपी, कोई नियम कानून नहीं, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, नियम कानून सब ताक पर रखकर हॉस्टल चलते हैं। लगता नहीं कि उन परिजनों के लिए एक सीखने का विषय है, इन सब चीजों से सीखे कि भाई बेटी को अगर पढ़ने के लिए पटना भेज रहे हैं, किसी शहर में भेज रहे हैं, तो इन सब चीजों का विशेष ख्याल रखे कि कहाँ रहती है, वहां का क्या इतिहास है, किस तरीके का नियम कानून है हॉस्टल का, ये चीजें, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, एक तो हो ना, जैसे आप अगर गर्ल्स हॉस्टल है उसके लिए मिनिमम ये एसएस आपके पास एटेच होना चाहिए, लेडीज वार्डन हो, लेडीज सफाई कर्मी हो, सीसीटीवी लगा हो, क्या कहते हैं, उस इलाके के हर थानेदार को जहाँ लड़कियों का हॉस्टल है उसकी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ की लड़की वहां रह रही है उसके पूरा मतलब विधिवत रजिस्टर्ड मेंटेन होना चाहिए, कब कौन किस कोचिंग संस्थान में पढ़ती है, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। ये एसओपी तो बनना चाहिए। और आप कहीं एगो अपार्टमेंट में आए, कहीं भी खुल जा रहा है आजकल हॉस्टल, इस तरीके से नहीं, वहाँ बेसिक जरूरत है वो भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप हॉस्टल खोल सकते हैं। उसका मतलब लाइट, रास्ते में अंधेरा में अगर लड़की आती है तो लाइट होना चाहिए, पूरे रास्ता हॉस्टल के गेट तक सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। रात में अगर लड़कियां 9 बजे लौटती है अगर कोचिंग से, उसके पास इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, लड़की को हॉस्टल तक सुरक्षित पहुंचा सके। ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें लगता है कि हॉस्टल संचालकों को ध्यान देना चाहिए और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। बड़ा गंभीर सवाल है और उन परिजनों के लिए भी एक सीखने का समय है जो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को घर से बाहर दूर शहर में, खासतौर पे पटना पढ़ने के लिए भेजते हो, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं, तो कम से कम उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से घटना जो है घट रही है, एसआईटी गठन हुआ है तो जांच का दायरा बढ़ गया है और ऐसे में तमाम उन लोगों को जो इन सब चीजों का लंबा अनुभव रखते हैं, उनको उम्मीद है कि भाई थोड़ा लेट जरूर होगा लेकिन उस लड़की को न्याय मिलेगा। खासतौर पे डीजीपी विनय कुमार है और उनका जो काम करने की शैली, तौर तरीके हैं, जाहिर तौर पर वो किसी को बकसने वाले नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को, अपना सवाल को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।